खबर है बड़ी, क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर सत्ता का चेहरा बदलेगा? क्या एनसीपी टूटकर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में जाएगी? वजह है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का आने वाला एक फैसला। अजीत पवार, जिनका बार बार नाम लिया जा रहा है, उन्होंने सिरे से इस बात को खारिज कर दिया है कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं। शरद पवार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि ये महज अफवाहें हैं, मगर पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा था। पूरे घटनाक्रम को जानने के लिए देखिए यह विशेष पेशकश। नमस्कार दोस्तों, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने पूरी मोदी सरकार की नींव को हिलाकर रख दिया है। याद कीजिए दोस्तों, अभी इस वक्त उनकी अदालत के सामने महाराष्ट्र का मामला है। याद कीजिए, जब इस मामले पर बहस हो रही थी तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने उस वक्त के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के किरदार पर सख्त टिप्पणी की थी और यह तक कहा था कि भगत सिंह कोश्यारी के किरदार से अलग अलग राज्यों में सरकारों को गिराने का बढ़ावा मिलेगा। आपको याद होगा, उसके बाद पूरा जो भाजपा का प्रचार तंत्र है वो DY चंद्रचूड़ के खिलाफ हो गया था। उन पर हमला बोलना शुरू कर दिया था, उन्हें बदनाम करना शुरू कर दिया था। नतीजा यह हुआ था कि कई सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बाकायदा खत लिखा कि DY चंद्रचूड़ साहब की रक्षा की जाए। मगर आज मैं DY चंद्रचूड़ साहब की चर्चा क्यों कर रहा हूं? याद कीजिए, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे क्या कहा कि एक DY चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार की नींव हिला दी है। जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है और कई तरह की संभावनाएं जतलाई जा रही हैं। इनमें से एक संभावना यह है कि जो 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए थे और भाजपा में शामिल हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी के सभी की सदस्यता सभी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले भारतीय जनता पार्टी का शातिर दिमाग चलना शुरू हो गया है और उसी के चलते कुछ घटनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। आपके स्क्रीन पर एनसीपी नेता अजीत पवार। याद कीजिए दोस्तों, आज से कुछ सालों पहले जब देवेंद्र फडणवीस ने सुबह सुबह जाकर शपथ ली थी, तब उनके साथ अजीत पवार भी शामिल हुए थे। मगर फिर उस वक्त शरद पवार ने दखल दिया और खेल पलट दिया। नतीजा यह हुआ कि उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बन गई और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर पड़ा एक करारा तमाचा। यानी कि अजीत पवार की पहले से ही महत्वाकांक्षाएं रही हैं मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने का। अब जो खबर आ रही है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एनसीपी के हैं 53 विधायक। उन 53 विधायकों में से 40 विधायकों का समर्थन मिल गया है अजीत पवार को और दस्तखत मिल गया है। अब वो 40 विधायक अजीत पवार के साथ जाने वाले हैं, भाजपा में शामिल होने वाले हैं। मगर इस घटनाक्रम का महत्व क्या है? इस घटनाक्रम का एक महत्व है कि एकनाथ शिंदे बाहर होने वाले हैं, मुख्यमंत्री पद से बाहर होने वाले हैं। जिस एकनाथ शिंदे को गाजे बाजे के साथ उनके तमाम विधायकों को पहले मुंबई से गुजरात और फिर गुजरात से हेमंत बिस्व शर्मा की देखरेख में असम में रखा गया था, अब वो एकनाथ शिंदे गायब, उड़नछू, खत्म, चौली गच्छे। अब उनकी जगह ले रहे हैं अजीत पवार। बड़ा प्रश्न ये कि क्या यह भारतीय जनता पार्टी की यूज एंड थ्रो पॉलिसी है, इस्तेमाल करो और फेंको? सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से पहले ही दोस्तों यह घटनाक्रम हो सकता है। कम से कम इंडियन एक्सप्रेस की, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर पर विश्वास करें तो बात यहां नहीं रुकती। मामला और भी ज्यादा रहस्यों में क्यों गिर रहा है? क्योंकि आपके स्क्रीन पर यह हैं शरद पवार। याद कीजिए, अडानी के न्यूज चैनल NDTV को जब शरद पवार ने इंटरव्यू दिया था, तब उन्होंने क्या कहा था कि अडानी पर हमले की क्या जरूरत है, JPC के गठन की कोई जरूरत नहीं। इस तरह की बातें शरद पवार ने की थी। यह बात अलग है, बाद में वो उससे पलट गए थे। यानी कि शरद पवार का किरदार जो है वो रहस्यों में घिरा हुआ है।
अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि देवेंद्र फडणवीस के एक बहुत ही करीबी विधायक हैं जिनका नाम है राजेंद्र राणा। ये एक स्वतंत्र विधायक हैं दोस्तों। राजेंद्र राणा ने कहा है कि इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे का। वो जैसे ही इशारा करेंगे महाराष्ट्र में खेल एक बार फिर पलट जाएगा। यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अदालत के फैसले से पहले ही हो सकता है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर सत्ता का चेहरा बदल जाए, मुख्यमंत्री बदल दिया जाए और अजीत पवार जो हैं वो मुख्यमंत्री बन जाए या वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन जाए। मगर यह बतलाया जा रहा है दोस्तों कि उनकी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा हैं और वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को क्या समझती है? क्या वो महाराष्ट्र को उत्तर प्रदेश और बिहार जैसा कर देना चाहती है? मैं समझना चाहता हूं क्योंकि बाकी दो राज्यों में आपकी हरकतें दिखाई देती हैं। महाराष्ट्र में मैं आपको बताता हूं क्या क्या हो रहा है। सत्ता परिवर्तन लगातार हो रहा है, ये तो आप देख ही रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, टी राजा सिंह महाराष्ट्र की गली गली घूमकर भड़काऊ भाषण दे रहा था, यानी कि वहां पर दंगे का माहौल पैदा किया जा रहा है दोस्तों। यह मामला इतना गंभीर था कि जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना को इस मुद्दे पर दखल देना पड़ा था और महाराष्ट्र सरकार को नपुंसक तक बताया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कितनी बार हुआ है जब जजेस ने किसी राज्य सरकार को नपुंसक, शक्तिहीन बताया था? शब्द था अंग्रेजी में इम्पोर्टेंट, जिसका अनुवाद या तो नपुंसक होता है या शक्तिहीन होता है। महाराष्ट्र में एक तरफ सत्ता लगातार पलट रही है, नंबर दो, माहौल को बर्बाद किया जा रहा है, नंबर तीन, महाराष्ट्र के कई प्रोजेक्ट्स को गुजरात को भेजा जा रहा है। यही नहीं दोस्तों, भाजपा का यह भी प्लान है, जैसे कि आप जानते हैं कि मुंबई जो है वो मायानगरी मानी जाती है, यानी कि बॉलीवुड का केंद्र। यह बताया जा रहा है कि बॉलीवुड को अब मुंबई से उत्तर प्रदेश शिफ्ट करने की कोशिश है। याद कीजिएगा, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मुंबई पहुंचे थे, तब उन्होंने कई फिल्म स्टार्स से मुलाकात की थी, सुनील शेट्टी, विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर, तमाम लोगों से उनकी मुलाकात हुई थी, याद है आपको? और उसी मुलाकात में सुनील शेट्टी ने उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना किया था कि ये जो आपके बजरंग दल हैं, हिंदू सेना वाले हैं, इनसे कहिए ये बॉयकॉट वगैरह जैसी चीजें ना करें, इससे बॉलीवुड को नुकसान होता है। ये बात उन्होंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सामने कही थी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी एक एक करके महाराष्ट्र, जो कि इस देश की आर्थिक नब्ज है, उसे बर्बाद करना चाहती है, मुंबई को बर्बाद करना चाहती है, बॉलीवुड को बर्बाद करना चाहती है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि किस तरह से, चाहे शाहरुख हो, आमिर हो, सबकी फिल्मों को बॉयकॉट करने का ऐलान कौन करता है? भाजपा का प्रचार तंत्र करता है। यानी बॉलीवुड बर्बाद करो, देश की आर्थिक नब्ज, महाराष्ट्र में अराजकता लाओ टी राजा सिंह जैसे विधायकों के जरिए, और सत्ता परिवर्तन लगातार होता रहे, बार बार होता रहे। दोस्तों, खबरें यह भी आ रही हैं कि कांग्रेस के भी विधायक जो हैं वो जा सकते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इन राजनेताओं का कोई ईमान नहीं है? अगर अजीत पवार साहब जाते हैं तो उन पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा कि क्या आपकी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है कि आप इधर से उधर कूद जाते हैं? शर्म नहीं आती इनको? और अगर कांग्रेस के विधायक छोड़कर जाते हैं तो उन्हें भी शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है। ईडी के इनकम टैक्स से डर से इस तरह से आप अपनी पार्टी को छोड़ के भाजपा के दामन में जाकर छुप जाएंगे या उनके आंचल में जाकर छुप जाएंगे? ये कैसी राजनीति है? इस पर सवाल किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ा प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी आखिर महाराष्ट्र को क्यों बर्बाद कर रही है? क्योंकि महाराष्ट्र में यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे राजनेताओं का कोई ईमान नहीं है। ये तमाम सवालात हैं जिससे इन तमाम राजनेताओं की नीयत पर शक होता है। मगर सबसे शॉकिंग बात, महाराष्ट्र को बर्बादी की तरफ ढकेला जा रहा है, दंगों की तरफ ढकेला जा रहा है। वो जो इस देश की आर्थिक नब्ज है उसे बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, उसके प्रोजेक्ट्स को गुजरात भेजा जा रहा है।
राजनीतिक अस्थिरता पैदा की जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन तीन चीजों का कॉकटेल, राजनीतिक अस्थिरता, सांप्रदायिक दंगे और आर्थिक नब्ज पर हमला, इन तीन चीजों का कॉकटेल महाराष्ट्र के लिए बहुत घातक होने वाला है। क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदाजा है? ये सवाल किए जाने चाहिए और इससे पीछे नहीं हटा जा सकता। दोस्तों जाहिर सी बात है, इस पर शिवसेना की भी प्रतिक्रिया आई है। उद्धव ठाकरे क्या कहते हैं कि मेरी पार्टी के साथ विश्वासघात किया जाएगा। अब खबर आ रही है कि अन्य पार्टियों के साथ भी विश्वासघात किया जाएगा। यह बात कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। क्या कहते हैं संजय राउत आपकी स्क्रीन पर? संजय राउत कहते हैं, जिस तरह से शिवसेना तोड़ी गई उसी तरह से एनसीपी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। यानी कि न्यू इंडियन एक्सप्रेस जो दावा कर रहा है वो दावा गलत नहीं है। यह बात खुद संजय राउत कबूल रहे हैं, उद्धव ठाकरे कबूल रहे हैं, और असली मुद्दे उनसे लगातार भाजपा बच रही है। याद कीजिए दोस्तों, रविवार को क्या हुआ था? महाराष्ट्र भूषण समारोह, करीब 10 लाख लोग जमा हुए थे। देश के गृह मंत्री अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे थे। यह समारोह होता है सुबह 8 से लेके 1 बजे तक। कड़कड़ाती धूप में नवी मुंबई में यह समारोह होता है। कम से कम 13 लोग गर्मी की वजह से मर जाते हैं। दोस्तों, एक सामान्य सा सम्मान समारोह जैसे भाजपा ने चुनावी रैली में बदल दिया। 13 लोग मर गए। कोई पापा की परी, कोई गुल्लू या कालू इसकी चर्चा नहीं कर रहा है। मगर कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर इसी रैली को राहुल गांधी ने संबोधित किया होता तो ये लोग कितना बड़ा बवाल करते। मगर सब खामोश हैं, कोई बात नहीं कर रहा है इसकी। क्यों? 13 लोगों की मौत हो गई है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, उस रैली में अमित शाह ने कहा था कि इतनी गर्मी में लोग बैठे हुए हैं, मेरी नजर जहां जहां जा रही है वहां पर भीड़ है। यह महाराष्ट्र में हुआ है और इस खबर को पूरी तरह से ब्लैकआउट किया गया है। सुनिए अमित शाह ने क्या कहा था। इस खबर की कोई चर्चा है? महाराष्ट्र सरकार की प्लानिंग पर इतना बड़ा सवाल। सबसे पहली बात, एक सामान्य सा सम्मान समारोह था, आपने 10 लाख लोगों को क्यों बुलाया? उनमें से 13 लोगों की मौत हो गई। किसकी जवाबदेही तय की गई? बताइए ना, किसकी जवाबदेही तय की गई? यह सब हो रहा है महाराष्ट्र में। मीडिया इसकी चर्चा तक नहीं कर रहा है। कितने शर्म की बात है। मगर इस मंच पर हम सवाल करते हैं दोस्तों, हकीकत आपके सामने लाते हैं। और हकीकत यह है कि एक डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अदालत का फैसला जो अभी आया भी नहीं है, उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी हिली हुई है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।